हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो वीडियो हमारी क्लास 9th का ये आपका पेपर है जामिया का। ठीक है, तो क्लास 9th का जो आपका जामिया का पेपर हुआ है उस पेपर को हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैथ वाला जो पोर्शन है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बाकी ये पूरा पेपर जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर देखो हमारे कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं, क्या आता है, मैथ्स आता है, यहाँ पर हमारी यहाँ पर साइंस आती है, तीसरा जो यहाँ पर है वो आपकी इंग्लिश है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप BHU वगैरह का एग्ज़ाम, BHU है या AMU का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर इंग्लिश की इम्पोर्टेंस तो है बट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है वो इंग्लिश की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो आप इंग्लिश को थोड़ा ध्यान से तैयारी करें। जब भी अगर आप मतलब इसके एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 9th के लिए, अगर आप क्लास 8 में हैं तो बहुत अच्छा है कि क्लास 8 से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें हमारी यहाँ पर उर्दू और हिंदी नहीं आती है इसमें। तो जो पेपर है, पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस तरह का होता है। इसमें तीनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा, इंग्लिश में होगा, उसके बाद उर्दू, उसके बाद हिंदी। तो 3 लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करते हैं। पूरे पेपर में आपको ये तीनों लैंग्वेज यहाँ मिलेंगी। उसके बाद सेकेंड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जो आपको OMR सीट मिलेगी। उस सीट के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जो है वो ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करें जब भी आप इस तरह के ऑप्शन, जो आपके 4 ऑप्शंस होंगे, MCQs है ना, OMR सीट के अंदर ABCD 4 ऑप्शंस होंगे। तो जो भी ऑप्शंस आपका करेक्ट है उसको कंप्लीटली आप इस तरह से फिल करें। ठीक है, ये जो है वो गलत तरीका है, इस तरह से आप नहीं करेंगे। ठीक है, और ये राइट तरीका है, ये गलत तरीका है, इन्होंने यहाँ दिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मैथ से यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका सेट डी है। तो सेट डी में हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, जो मैथमेटिक्स से स्टार्ट है। आपके यहाँ पर 4 जो है सेट हैं। अब हो सकता है कि आपके पास सेट ए हो या बी हो या सी हो। तो उन सेट में जो आपके क्वेश्चंस, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है हर सेट में और सेम क्वेश्चंस, बट उनके जो ऑर्डर्स हैं, हो सकता है कि मैथमेटिक्स सेट बी में कहीं और हो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 23, 45 या कुछ कोई भी दूसरा नंबर हो सकता है, बट नंबर जो क्वेश्चंस हैं वो सेम होंगे। वो आपके क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट करते हैं। तो कह रहे हैं अनदर टर्म यूज्ड फॉर रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के लिए जो अनदर टर्म हम यूज़ करते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। रेसिप्रोकल आप समझ रहे हो, रेसिप्रोकल मतलब अगर ए के रेसिप्रोकल की बात करें तो 1/a होगा। ऐसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ए में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि उसका जो आंसर है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1/a। 1/a को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ए से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पर हर क्वेश्चन को आपको 3 लैंग्वेज में मिलेगा। ये पहली लैंग्वेज यहाँ पर जो है वो आपको इंग्लिश, सेकंड हिंदी, सेम क्वेश्चन हिंदी में दिया है जिसको गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यही जो है वो आपका उर्दू लैंग्वेज में यहाँ दिया है। ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, जिसमें आपको अटेम्प्ट करना है उसी में आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कह रहे हैं रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर। तो मान लो कोई रैशनल नंबर हमारा 1/5 या 2/3, ये 2 रैशनल नंबर, इनके बीच में कितने जो हैं वो आपके जो है रैशनल नंबर लाई करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को हम क्या कहते हैं, काउंटलेस। क्या, काउंटेबल नहीं होगा, इसका आंसर होगा काउंटलेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसको सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो सॉल्व देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फटाफट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 8x = 20 प्लस आपका क्या हो जाएगा 3x। तो ये जो 3x है उसको आप लेफ्ट में ले आए तो ये हो जाएगा 8x - 3x = 20। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा 5x की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो 4 यहाँ करेक्ट आंसर है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, देन द मल्टीपल्स विल बी। तो वो मल्टीपल्स आपको बताना है। यहाँ इसका मतलब देखो क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 11 के मल्टीपल्स हैं। तो पहला मान लेंगे 11x, दूसरा मान लेंगे 11x, उसके जस्ट 11 उसमें ऐड कर देंगे। थर्ड क्या हो जाएगा 11x + 22। तो इन सबको ऐड करने पर हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 363। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 11x कितना हो जाएगा 33x, कितना 33x + 33, कितना 33x + 33, 363। तो ये आपका कितना हो रहा है 330 हो जाएगा और ये हो जाएगा 33x
तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 10 आएगी तो यहाँ से जो ये नंबर्स हैं वो आपके आ जाएंगे। ये आपका कितना हो जाएगा 110, ये कितना हो जाएगा 121, ये आपका हो जाएगा 132, कितना हो जाएगा 132, 121 एंड 110। ठीक है, फिर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, व्हेन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1, मतलब कोई भी वेरिएबल है उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 1 है, देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा। क्या होगा, ये आपका एक लीनियर एक्सप्रेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो कोई हिंदी में है तो उसको आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स, क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल पहले बना लो। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होगा भाई, राइट एंगल ट्राइंगल आपका ये हो जाएगा, ये कोई ट्राइंगल है और ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब यहाँ पर जो ये एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री के जो एंगल हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल में कितना होगा, ओनली 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओनली 1, तो इसका आंसर 1 होगा। तो देखो 1 नहीं दिया तो नन ऑफ दीज जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अब आप नन ऑफ दीज लगाने का, अगर आपको नहीं आता तो आप नन ऑफ दीज तो नहीं लगाओगे, तुक्का भी मारोगे तो ABC में से मार के आओगे, जो एकदम गलत है। तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, तो एक पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स क्या हैं इक्वल है, तो उसको हम और क्या कहते हैं, तो रोम्बस एंड स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं। चलिए पिक्टोग्राफ क्या है, तो पिक्टोग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा होता है। ये जब आप क्लास 8 की NCERT पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही पेज पे ये सब लिख रखा है। ठीक है, तो इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप NCERT मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर 100% जो पेपर है वो आपका NCERT से, इंग्लिश छोड़ दो। तो आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली इफ ईच हैज सेम चांस ऑफ अकरिंग, ये भी NCERT में लिखा है। और जो मैंने मैथ पढ़ाई उसमें पूरी मैथ में मैंने पूरी NCERT पढ़ाई, तो अगर आपने वो वीडियोस अगर देखी होंगी तो आपको जरूर पूरे क्वेश्चन नंबर लेके आएंगे, 30 में 30 नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप जो है वो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये देखो 6, ये 4 जो है ये 6 कितने टाइम है 4 टाइम्स, हो ये 7। तो इसको अगर इसका आंसर यहाँ चेक करें तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 मतलब आपका क्या है 4 4 4, ये 5 टाइम्स है, और 8 कितने टाइम्स है 8 आपके 4 टाइम्स, और ये 9 है। तो इन दोनों को फोकस करो, इन दोनों को देखेंगे तो ये कितना है, ये 49 है। इसका मतलब इस 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 49 आ रहा है। ठीक है, अब बीच में कितने 6 हैं, 6 आपके जो है वो 4 टाइम्स है। तो आप 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे लिख दें, है ना। आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसका बताएं, देन इसका बताएं 1 2 3 4 5, तो कितना है यहाँ पर एक 6 और ऐड कर दो आप, तो 1 2 3 4 5 और ये आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो ये कितना, ये 5 टाइम्स है, इसका मतलब इस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब ये 5 टाइम्स है तो आप 5 टाइम लिख दो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देख लो कि ये जो 4 है वो कितना है 6 टाइम्स होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका आंसर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट आंसर है। कह रहे हैं स्क्वायर रूट इज ए इनवर्स ऑपरेशन ऑफ, तो स्क्वायर रूट किसका इनवर्स ऑपरेशन है, स्क्वायर का। स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट में देखें तो एक दूसरे क्या है, वो इनवर्स रिलेशन उनके अंदर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ -9, तो -9 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 81 आ जाएगा। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, अगर ये पावर इवन है तो ये नंबर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर में आ जाएगा। तो इसका आंसर -81 नहीं होगा, इसका आंसर जो है वो प्लस का 81 होगा। तो यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं कि इसका आंसर आप जो है वो -81 लगा के आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपकी इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो आपकी आंसर की दी थी, जो उन्होंने अपलोड की थी ऑफिशियल, उसमें ये जो है वो गलत दे रखा है। यहाँ पर अगर मैं 13 की जो ऑफिशियल आंसर की देखूँ तो उसमें आंसर उन्होंने 3 दे रखा है, जो एकदम गलत है। क्या करेंगे,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये परफेक्ट क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर है बट परफेक्ट क्यूब ये नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो क्लेम करना था, मैंने क्योंकि ये जो पेपर है वो मेरे भतीजे का है तो मैंने उसको क्लेम किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्यूब रूट ऑफ 6 डिजिट नंबर। तो ये बहुत आसान था, अगर मैंने आपको NCERT पढ़ाई, मैंने बहुत कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि क्यूब रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो 3 3 का पेयर बनेगा तो इसमें कितनी होंगी 2 डिजिट इसका आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गीता सेज 400 फ्रॉम हिज सैलरी इफ 10% ऑफ हर सैलरी। कहने की गीता ने कितने सेव किए, 400 रुपीज सेव किए, और वो कह रहे हैं कि इफ दिस इज अ 10%, मतलब ये 400 जो है, 400 जो वैल्यू है वो कितनी है 10% है उसकी सैलरी की। आपको बताना है कि उसकी सैलरी कितनी होगी, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000, ठीक है। 4000 इसका आंसर होगा। ST मीन्स क्या होगा, सेल्स टैक्स। बहुत ही आसान सी आपकी मैथ आई थी इतनी। अगर आप AMU से कंपेयर करेंगे तो AMU बहुत टफ आती है ना, इससे कम से कम मान लो 2-3 गुना टफ आएगी, है ना। द कॉन्स्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन, तो इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस इक्वेशन लिखूँ तो ये हो जाएगा 5x², इसको रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा आपका 3। तो ये जो होता है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है 3। ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x है, ये कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो इसका आंसर ये बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर होगा 3, मतलब डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, तो a प्लस बी से हमें सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस बी को। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कैट होके 2b बचेगा, तो उसका आंसर 2b आ जाएगा। तो आप क्या करें, कभी भी पेपर सॉल्व करें तो उसके आसपास, जैसे इस पेपर में यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लें, यहाँ पर सॉल्व कर लें, यहाँ सॉल्व कर लें, यहाँ बीच में सॉल्व कर लें कहीं, और छोटा छोटा लिखें। ये थोड़ा बड़ा है फिर भी आप थोड़ा छोटा यहाँ लिखने की कोशिश करें, और लास्ट में ले जाके नहीं करना है, उसमें टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। 19 देखें, गिव द एक्सप्रेशन 5 टाइम्स ऑफ y विच 3 इज एडेड, है ना, टू विच 3 इज एडेड। तो हम एक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं जो 5 टाइम्स हो y का, तो y का 5 टाइम्स मतलब 5y हो जाएगा, और इसके अंदर हमने 3 को ऐड किया है, तो 5y प्लस 3 इसका करेक्ट आंसर है, इसका मतलब इसका बी आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 20, x माइनस वाई इक्वल टू 8, x वाई इक्वल टू 8, तो आपको x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जो बहुत आसान है। तो आप क्या करें, इस दोनों को यहाँ पर जो नंबर दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 8, इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ से, तो ये कितना 64 हो जाएगा राइट साइड में, ये हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, ये हो गया नहीं हो गया। अब x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये कितना हो गया 64 प्लस 2xy, तो 64 प्लस 2xy मतलब 2 इंटू 24 हो जाएगा, ये ऐड होके 88 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 88, ठीक है। LCA इज यूज्ड फॉर, LCA लैटरल सरफेस एरिया के लिए हम यूज करते हैं, इसका आंसर भी हो जाएगा। अब 1 मीटर क्यूब, ये इस बच्चे ने गलत कर दिया, जो बहुत ही आसान सा था। तो कुछ नहीं करना है, कभी भी आपको कन्वर्जन करना हो यूनिट का तो 1 मीटर क्यूब निकालना है। अब देखो यहाँ क्या दिया, आप ऑप्शन देखें सारे सेंटीमीटर में, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके कई तरीके हैं, ऐसे लिख लें आप 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ऐसे लिख लें, या ऐसे ना लिखें तो आप बस आपको मीटर की जगह क्या लिखना है 100 सेंटीमीटर, और इसका क्यूब कर देना है, क्या कर देना है क्यूब। तो ये जगह 100 की पावर 3, तो 6 जीरो आ जाएंगे, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देख लो कि 6 जीरो कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ, देखो ये जो -1 की पावर 67, अब मैंने अभी बताया था कि कोई भी नेगेटिव नंबर है ना, और स्पेशली जब -1 हो, माइनस का नेगेटिव हो 1, और इस पर अगर हमारा या तो पावर इवन होगी या इस पर पावर क्या होगी ऑड होगी। तो अगर इवन पावर है तो ये पूरी वैल्यू +1 हो जाएगी, और अगर ऑड पावर है तो ये पूरी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1, मतलब ये दो तो हो ही नहीं सकते, तो आप इसको तो देखते ही कैंसिल कर दो। अगर आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए तो -1 और +1 में यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट हमारा है, देखो यहाँ
लिखेंगे कि समथिंग की पावर 0, समथिंग मतलब कोई भी कांस्टेंट हो उसकी पावर का हो, अगर 0 है तो वो हमेशा 1 होगा, तो 1 + 1 + 1 ये आ जाएगा। तो 3 की पावर 0 फिर करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। फैक्टर्स ऑफ दिस आपको निकालना है, तो इन दोनों से यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लेंगे तो x + y, और वहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x + y हो जाएगा। तो x + y हमारे यहाँ आ गया और x + 8 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर है। इफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव देन इट विल लाई। तो यहाँ पर आपको, अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आती है। तो ये हमारा अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ देखो x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, यहाँ x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, यहाँ ये x पॉजिटिव होगा और y जो होगा वो नेगेटिव होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ x और y, यहाँ पर हाँ यहाँ मैंने ये गलत कर दिया, एक मिनट, यहाँ दोनों चीज़ें नेगेटिव होंगी, नेगेटिव और नेगेटिव, y भी नेगेटिव होगा। तो हम क्या करें कि x कोऑर्डिनेट का हो नेगेटिव हो, तो यहाँ पर क्या x कोऑर्डिनेट ये वाला, यहाँ तो दोनों पॉजिटिव थे उसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये दोनों नेगेटिव, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें लाई करेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो देखो, अब इसमें क्या करोगे, आप क्या रहे इन दोनों को एक साथ ले लें और इन दोनों को एक साथ ले लें, ठीक है। तो 3/7 और जगह माइनस का 8/21, और यहाँ प्लस का ले लें 5/22 पहले लिख लें, और माइनस का 6/11 आप बाद में लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर एलसीएम ले लें 21, तो ये हो जाएगा 9 - 8 और क्या हो जाएगा प्लस का 22 और 5 - 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/21 और माइनस 7/22 और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा नीचे 462 और माइनस 147, ठीक है। 147 जब करेंगे तो माइनस का 125/462, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ कह रहा है कि इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ द पोल। तो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायगोनल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो 29 कह रहा है कि गिव द डेट डैश दिया है, गिव द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये आगे चल के जब आप पढ़ोगे तो क्लास 9 और 10th में आपके चैप्टर नंबर 14 में आपको मिल जाएगा, है ना। इसका अलग से एक चैप्टर है पूरा, स्टैटिस्टिक्स नाम से, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में ये क्या कह रहे हैं कि आपको ये वैल्यू बताना है। ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो गलत करनी है। ये डायरेक्ट स्क्वायर याद भी होना चाहिए आपको। आपको पता है कि कितना है, 1296 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट इसका कितना होता है, 36 डायरेक्टली निकाल सकते हो, अदरवाइज आप उसको जो मैंने तरीका बताया उससे निकाल सकते हैं। मैंने वीडियोज़ में सारा ये पढ़ाया, तो आप वो NCERT वाली वीडियोज़ और भी बहुत सारी मैथ की वीडियोज़ मैंने बनाई, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें आप। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शार्प इज डन बाय। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला ये ऑप्शन है। यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर थ्रैशिंग भी इसका आंसर हो सकता है और विनोइंग। तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो विनोइंग दिया है, तो इसका आंसर आप ए जो है मान के चलें इनके अकॉर्डिंग। तो विच ऑर्गेनिज्म कॉज डैश एड्स। तो एड्स किसकी वजह से होता है, यहाँ पर 32 का आपका आंसर जो है वो वायरस है, ठीक है। वायरस की वजह से हमारा यहाँ पर जो वायरस जो है वो किसकी वजह से हो, एड्स किसकी वजह से हो, वायरस की वजह से। मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ, वैक्सीन किससे बनी होती है, अ वीक और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका करेक्ट आंसर है। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर देखो एनिमल वेस्ट नहीं है, वुड नहीं है, तो कोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 35 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में कह रहे हैं नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन द 1857, तो लुईस पास्चर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर विच टाइप ऑफ सेल इन द आई इज सेंसिटिव फॉर डिम लाइट, तो डिम लाइट के लिए कौन सेंसिटिव है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें, तो रेटिना तो बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ पर ये नहीं, तो यहाँ पर कोन्स और रॉड्स, ये दो सेल्स होते हैं
जो डिम और लाइट जो है डिम लाइट के लिए और जो आप बोल सकते हैं कि ब्राइट लाइट के लिए होते हैं। तो यहाँ पर डिम लाइट के लिए आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो रॉड सेल्स होगा, ठीक है। रॉड जो होगा वो डिम के लिए होता है, डिम के लिए होता है, और आपका कोन जो होता है वो ब्राइट के लिए होता है, ठीक है, ब्राइट लाइट के लिए। अब देखो यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट। तो पैराशूट के लिए नायलॉन फाइबर का यूज करते हैं। विच पोर्शन ऑफ द आईज, कह रहे हैं कि विच पोर्शन ऑफ द आईज इज डिस्टिंक्टिव कलर, है ना, गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। क्या देता है वो? डिस्टिंक्टिव कलर यहाँ पर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके आंसर की 39 की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरिस। आयरिस इज करेक्ट आंसर। अब ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ये तो यहाँ पर किसका कहा है? नॉन मेटल्स का। यहाँ अगर मेटल्स का होता तो इसका आंसर हो जाता एसिडिक, नहीं सॉरी बेसिक हो जाता अगर मेटल्स के लिए होता। ये नॉन मेटल के लिए एसिडिक होता है और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब यहाँ पर हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपका मेटल्स के लिए आता है, अभी नॉन मेटल्स के लिए, मेटल के लिए, तो दोनों चीज़ें आप याद करके चलो। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई क्या है? साइरस इसका आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद है इन द टूडेज वर्ल्ड वेयर वाटर इज स्केर्स रिसोर्सेज विच अमंग द फॉलोइंग इरीगेशन मेथड मोस्ट फीजिबल। तो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम जो है सबसे अच्छा होता है। अब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन जो होती है वो कोक होती है। वुड पल्प इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रेयन, इसका आंसर 44 का डी हो जाएगा। उसके बाद पीसीआर, तो बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन गलत करिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी, पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से आया है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। अब यहाँ पर द लाउडनेस ऑफ द साउंड्स डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। और उसके बाद आपका यहाँ पर जो होगा नेक्स्ट 47, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिलीज बाय द कंबशन ऑफ द कोल इन एयर में लीड टू, ये इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? अस्थमा। ये भी पूरा आपका एनसीईआरटी से उठा के दिया इन्होंने। अब 48 देख लें तो 48 में कहते हैं मिडिल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज कॉल्ड द जोन ऑफ पार्शियल, इसको पार्शियल जोन कहते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द सेल, तो 49 का आंसर आपका डी होगा। ओनली फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत। देखो यहाँ पर इस बच्चे ने क्या किया, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, पेपर को आप सॉल्व करना भी आना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसमें जो अब ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो बहुत आसानी से। तो ऐसे क्वेश्चन में जो चीज़ आपको लग रहा है कि राइबोसोम आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम से गलत है तो उसको क्रॉस कर दो, मतलब ये नहीं हो सकता। सेल इज लोकेटेड, कितनी गलत बात कर रहे हैं, है ना। क्रोप्लास्ट आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, ये भी गलत कह रहे हैं। तो ये तीनों गलत हो गया, इसका मतलब ये आपका सही है। तो ओनली 4 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन को एलिमिनेशन, इस टेक्निक को बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स, तो ये आपको पता होनी चाहिए। 50 में क्या कह रहे हैं? when two forces act in opposite direction then the net force acting on it difference between the two forces, अगर डिफरेंस 0 है तो वो स्टेशनरी रहेगा, अदरवाइज जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा हो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। कलर्ड ऑर्गन सेल्स विच आर फाउंड इन द प्लांट्स ओनली आर प्लास्टिड्स, इसका आंसर क्या होगा? प्लास्टिड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 51 का आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 53 साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ये करेक्ट आंसर है। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई, सेल को किसने डिस्कवर्ड? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया। अब ये तो आपके एनसीईआरटी में, अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो डायरेक्ट आप बता ही सकते हो, इसका आंसर भी होगा। सीएनजी एंड एलपीजी आर द एग्जाम्पल ऑफ, क्या है ये? गैसियस फ्यूल्स है। ये क्या है? गैसियस फ्यूल्स। डिस्टिल्ड और प्योर वाटर क्या है? पुअर कंडक्टर। धोखे से गुड कंडक्टर मत कर देना, क्योंकि इसका में जो आयंस होते हैं वो 0 होते हैं, आयंस जो हैं वो नहीं होते हैं। तो अगर आयंस नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी नहीं होगी, तो ड्यू टू आयंस प्रेजेंट इन द प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर आप बोल सकते हो। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है 56 से इंग्लिश का पोर्शन। दो, अब यहाँ पर ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है। इस पैराग्राफ के अंदर जो आंसर दिए, तो मैं इसमें आपको एक तरीका बता देता हूँ कैसे आपको इसको करना होता है। देखो, जब भी आपका इस तरह से पैराग्राफ आए तो सबसे पहले आपको ये 5 क्वेश्चन हैं, इन 5 क्वेश्चन को आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। डेथ मीन्स यहाँ तक है, मतलब ये 60 तक इसका आंसर आपको निकालना है।
ये लिखा भी होगा ऊपर, नहीं लिखा है कोई बात नहीं। ये जो 5 क्वेश्चन हैं वो तो फटाफट 5 क्वेश्चन पढ़ के फिर पैराग्राफ आप पढ़ो, और इस पैराग्राफ में आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने हैं आपको, 6-7 मैक्सिमम 7 मिनट आपको लगाने हैं। टाइम आपको बचाना है क्योंकि टोटल आपके पास 120 मिनट होंगे और क्वेश्चन कितने 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आने हैं, ठीक है। तो आपको टाइम का बहुत ख्याल रखना है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, और इसका आंसर आपका डी है, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर भी डी है। बुक्स आर, देखो अब वो पैराग्राफ नहीं पढ़ा, उसमें टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ रहा। बुक्स आर टेस्टफुली डिस्प्लेस्ड इन, अब यहाँ पर बुक स्टॉल एंड लाइब्रेरीज, इसका आंसर सी हो जाएगा। डर्थ मीन्स यहाँ पर प्लेंटी नहीं होगा, स्कैरसिटी होगा, ठीक है। तो 60 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 61 का जो आंसर है, द कॉम्प्लेक्स एंड केयरफुली डिजाइंड स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, 61 का डी हो जाएगा। 66 का आंसर जो होगा, तो एक्रोफोबिया जो होता है उसको कहते हैं फियर ऑफ हाइट्स। क्या कहते हैं, फियर ऑफ हाइट कहते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। अब एनेक्डोट्स क्या होते हैं, तो एनेक्डोट्स होता है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरीज को एनेक्डोट्स कहते हैं। द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन सिनोनिम्स क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं तो कुछ बच्चे ने लगातार यहाँ गलत किए हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, इसलिए आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स एटलीस्ट जो जामिया की कोई गाइड ले लो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, उससे आप जो है वो उन चीज़ों को याद करें। द सिनोनिम्स ऑफ ट्रांजिएंट, ठीक है। तो ट्रांजिएंट का क्या है, इम्परमानेंट, क्या है, इम्परमानेंट होता है। द एंटोनिम्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, तो ड्यूरेबिलिटी का दो जो एंटोनिम्स है वो क्या है, रिलायबिलिटी, मतलब आपको एंटोनिम बताना, ड्यूरेबल मतलब जो लंबे टाइम तक चलेगा, और आपका उसका एंटोनिम जो कम, मतलब रिलायबल ना हो, जो रिलायबिलिटी जिसकी कम से कम हो। अब यहाँ पर द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्शन आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिसेंट हो जाएगा। ही लॉस्ट द मैच, है ना, ईयर लेटर, तो आ ईयर लेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ ईयर लेटर, ठीक है। 1 साल बाद उसने मैच लॉस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 69 की, तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट, शी डज नॉट लाइक टू प्ले द फुटबॉल, तो ये आपके प्रोपोजिशंस हैं, तो ये सब आपको आनी चाहिए। ग्रामर आसान आई है, बट आपको वो उतना क्लिक करना चाहिए, एग्जाम में नहीं हो पाता, कभी कभी ग्रामर में दिक्कत होती है। वी ऑल हैव बीन अफेक्टेड, तो इसका करेक्ट आंसर है अफेक्टेड द करंट कोविड पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो 70 का आंसर क्या होगा, डी। 71 का आंसर आपका द डॉक्टर हैज़ गिव्स हिम अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट बिटवीन 2 गर्ल्स, तो बिटवीन आएगा, 2 हैं तो बिटवीन्स, और अगर यहाँ पर 2 से ज़्यादा होती तो अमंग आता, ठीक है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग, अब देखो 5 o'clock है, तो सिंस 5 o'clock, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगेगा, फॉर नहीं लगेगा यहाँ पर, है ना, ये एड भी नहीं लगेगा। कहने द रेन वी वेंट आउट, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर इन स्पाइट ऑफ होगा, इन स्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट आउट, मतलब बारिश के बावजूद भी हम बाहर गए, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको बताना है अनु सेड दैट शी हैड टॉक टू हिम आफ्टर लंच, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपका 75, तो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर जो होगा 75 का बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 76, तो 76 का देख लें, तो 76 का आपका हो जाएगा, यहाँ सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये ऐसे सेंटेंसेस जो है वो आपके कैसे सेंटेंसेस है, ये यूनिवर्सल सेंटेंसेस होते हैं। उन सेंटेंसेस को आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। तो 77 का यहाँ पर आंसर आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। डिनर विल बी सर्व्ड एट 8 o'clock बाई हर, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर 78 का सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। यस, सी है, शी विल सर्व डिनर एट 8 o'clock। तो यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, शी डिड नॉट लिव मेनी ईयर्स इन लंदन। अब इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी लिव्ड ओनली फ्यू ईयर्स इन लंदन, ठीक है। चलें
अब 80 देख लेते हैं। एक मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं फिर। जॉन लव्स टू हैव कॉफ़ी इन विंटर्स। अब इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो क्या डज, ठीक है, डज लगेगा। और देखो डू तो नहीं लग सकता और हु नहीं लगेगा, ये भी नहीं, तो इसका डज लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये आंसर इसका क्या, डी है इसका आंसर। और अब यहाँ पर आता है सोशल साइंस आपका स्टार्ट हो जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई, ये 2 दिसंबर 1984। आपका यहाँ पर ये 81 है तो 81 का आंसर सी हो जाएगा। फिर 82 देख लो। द फर्स्ट स्टेप टू इन्वेस्टिगेशन क्या है, FIR बोलते हैं उसको। और द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, तो पार्लियामेंट का ये आपके NCERT में दिया, सारा दिया मैंने जो है। अगर आप 10 दिन पहले से पढ़ोगे तब भी हो जाएगी पूरी NCERT, लेकिन आपको पढ़ना याद करना है, ध्यान रखना, अदरवाइज ये समझ नहीं आता वहाँ पे। हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल इंटरप्रेटर है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ पीपल होता है। ये एकदम साफ साफ बुक में लिखा है, बहुत ही आसान SST आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। बाकी ये तीनों जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि ओसाका इन जापान, तो ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर द 2 डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, विच इज द रीजन। रीजन क्या है, अब यहाँ पर जो है वो रीजन आप बोल सकते हो इसका आंसर 80, एक मिनट, ये क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 87। तो 87 में यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइडिंग लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल जो फेवरेबल आप बोल सकते हो हल्का से, लेकिन जब ये ऑप्शन दिया तो आपको डी ही इसमें लगाना है। तो यहाँ पर 87 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 88 देखते हैं, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी ब्राज़ील है, ये NCERT में साफ साफ लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 89 देख लेते हैं, तो 89 में कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेटिव ऑफ नेचर। डिस्पोज ऑफ पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग। शॉपिंग के बाद जो आपके पास जो पॉलीपैक्स होते हैं, पॉलीबैग्स बोल दो या बैग्स होना चाहिए, चलो पैक बोलो, तो उनको आपको डिस्पोज अगर करेंगे तो वो आपके जो नेचर के कंजर्वेशन के फेवर में नहीं है। तो 89 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। और 90 का आंसर क्या होगा, विच इज़ द पॉपुलर को फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 90 का आंसर ए होना चाहिए। यस, ए इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 91 आप देख लो, तो 91 में क्या कह रहे हैं कि इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न। तो यहाँ पर जो 91 का आपका आंसर होना चाहिए वो बी है, स्टील है ना। एल्यूमिनियम में आयरन लेंगे, स्टील बोलेंगे। अभी जो है अगर आप देखो तो स्टील हर जगह दिखती नहीं दिखती है आपको, तो स्टील हो जाएगा। कह रहे हैं बैंकिंग इंश्योरेंस आर द गुड एग्जांपल ऑफ द टर्शरी एक्टिविटीज़। तो ये सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर रखा गया है। और द आर्किटेक्ट हु डिज़ाइन द न्यू दिल्ली, तो इसका नाम एडवर्ड लुटियन, जहाँ पर ये पार्लियामेंट और बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जो एरिया है इसको हम लुटियंस एरिया कहते हैं। क्यों लुटियंस कहते हैं, क्योंकि इसको जो डिज़ाइन किया था वो एडवर्ड लुटियंस ने किया था। लॉर्ड डलहौजी इम्प्लीमेंटेड, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस उसने इम्प्लीमेंट की थी डलहौजी ने। और 95 देंगे, द टीपू सुल्तान डाइड इन, तो टीपू सुल्तान कब उसकी मौत हुई, तो ये जो है वो 4th वॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4th वॉर, ठीक है। अब यहाँ द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, गुलफ्रोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलफ्रोशन हो गया। इसका आंसर क्या होगा, 96 का सी इज अ करेक्ट आंसर। 97 अब यहाँ पर क्या है, वुड डिस्पैच वॉज एन एजुकेशनल पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन, कब इंट्रोड्यूस की गई वो, 1854 में इंट्रोड्यूस यहाँ की गई वो, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, बेगम रुकिया सखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कोलकाता। कलकत्ता बोल सकते हो, उस समय कलकत्ता बोलते थे, कोलकाता बाद में। अब देखो ये सारी NCERT में ये बच्चे ने गलत कर दिया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय, तो इसका आंसर जो होगा बाल गंगाधर तिलक, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ये इतना आसान सा क्वेश्चन, गांधी जी गेव स्लोगन डू और डाई, कब दिए, सिविल ने। इसका आंसर जो हो जाएगा वहाँ क्या होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसका आंसर है सी, इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है वो आपके 100 क्वेश्चन। अब देखो मैं जनरली अगर आपको बताऊँ तो इसमें कई सारी लिस्ट आती है, जो आपकी फर्स्ट लिस्ट होगी उसमें मुझे जैसा प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से बता रहा हूँ,
अगर आपके मार्क्स 80 इस बच्चे के शायद 79 या 80 के आसपास नंबर है, 79 के साथ आसपास, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 79 या 80 इसने बताए थे, है ना। तो अगर आपके 80 के आसपास नंबर है, मतलब मैं मान लेता हूँ कि 70, आप 80 मान के चलो, अगर आपका 80 है तो आपका फर्स्ट लिस्ट में 95% चांस है कि जो फर्स्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 80। सेकंड लिस्ट में 2-3 नंबर कम करो, अगर आपके 85 नंबर तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 90 वाले तो बहुत ही अच्छे हैं, और 80 हैं तो आप मान के चलो कि आपका चांस है, काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपका हो ही जाएगा, ठीक है। कोशिश करें, देखो यहाँ पर जो SST में आप आराम से 20 में 20 कर सकते हैं। इंग्लिश में कम से कम आप 15 से 20 नंबर ट्राई करो यहाँ पर। साइंस में पूरे नंबर लेके आओ, साइंस बहुत आसान आती है, और मैथ तो साइंस में आप पूरे ला सकते हैं, मैथ में आप 25 तो ला ही सकते हैं। तो ऐसे ला के आपने 85 आराम से स्कोर कर लेना है, और 85 स्कोर हो गया तो आपको मज़ा आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया, और टेंशन फ्री हो गया। आप अपनी जो है वो आगे की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें, है ना, आगे का आप देखें, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाएं। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ मैं क्लास 9 से रिलेटेड बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है वो शेयर करने की कोशिश करें। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बराबर में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसा लगा। अगर आप कोई सजेशन चाहते हैं तो सजेशन में ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।